मेन था बासमती चावल यहाँ का, जो कि दुनिया के अंदर मशहूर था। वो बासमती चावल की जमीन सिमट के थोड़ी सी रह गई है, जो नदी के किनारे पे है, लेकिन वो बासमती उसमें आज नहीं होती, जो देहरादून की मशहूर बासमती थी। दिल्ली जैसे शहरों में जो इतना महंगा बासमती चावल खरीदते हैं, वो देहरादून का बासमती चावल बहुत कम है या है ही नहीं? है ही नहीं, आज के समय में अगर कहें तो है ही नहीं, बिल्कुल लोगों ने बंद कर दिया है। ओके। जो चावल आप दिल्ली में ले रहे हैं, मद्रास में ले रहे हैं, बॉम्बे में ले रहे हैं, देहरादून का बासमती मान के वो देहरादून का नहीं है। हम्म। वो जो है रुद्रपुर का है या बिजनौर साइड का है, जो वहां से बैग के बैग आते हैं, या बैग पलटी होके दूसरे बैग में पैक होकर के आपके पास पहुंच। इसका मतलब जो किसान हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बासमती चावल पैदा करता था, अब वो सड़क पे आ गया है, मजदूरी करने के लिए मजबूर होने जा रहा है। बिल्कुल। इस जो बंजर जमीन में हम खड़े हैं, ये वो जमीन है जो कभी हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन बासमती चावल पैदा करती थी, जिसको हम कहते थे देहरादून का बासमती चावल। आज हम खड़े हैं देहरादून से 25 किलोमीटर दूर एक गांव भाऊवाला में, और हमारे साथ हैं अशोक ठाकुर जी, जो यहाँ पर 55 साल से धान की खेती कर रहे थे, बासमती चावल की खेती कर रहे थे। वो चावल पैदा करते थे जो दुनिया का सबसे बेहतरीन बासमती चावल माना जाता था। पर वक्त बदला, 55 साल के अंदर ये जमीन बिल्कुल बंजर हो गई है। यहाँ पर धान तो क्या, आम खेती भी नहीं होती। कई कारण है इसके, जानवर, बंदर, सुअर और जलवायु की मार, जिसने यहाँ के पानी की बारिश को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अशोक ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आप पहले कितनी खेती किया करते थे? यहाँ पे पहले बहुत खेती होती थी जी। और बहुत अच्छी खेती होती थी, जिसमें धान मेन था, उसके बाद गेहूं के बाद इसमें मंडवा होता था, अरहर होता था, उड़द होता था, तिल होते थे। और ये ज़मीन इतनी अच्छी है कि इसमें 12 महीने आप कोई सी भी साग सब्जी कोई भी फसल उगा सकते थे। आप जो आए थे हिमाचल से 60-70 साल पहले, यहाँ पर आप माइग्रेट क्यों किए थे? आपने ये जगह ही क्यों चूज किया था? इस जगह पे कभी हमारे पूर्वज थे, पिताजी और के मामा जी थे, वो जंगलों में काम करते थे जी। उन्होंने ये जगह देखी हुई थी कि इस जगह में हर एक फसल होती है, इसीलिए हम हिमाचल से यहाँ आए थे। और ये हकीकत है कि यहाँ पे सारी चीजें होती थी, अदरक, हल्दी, अरबी इतनी अच्छी होती थी जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन जंगली जानवरों का इतना प्रकोप हो गया है 25-30 साल से कि जो ये बिल्कुल खेती लोगों ने करना बंद कर दिया है। जलवायु परिवर्तन, बारिश समय पे नहीं होती। सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें, जो सरकार ने इधर इतना ध्यान नहीं दिया। और अब तो उत्तराखंड की लगभग काफी जमीन जो भूमाफियों की वजह से भी खत्म हो चुकी है। सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों के पास इस गांव में, हमारे भाऊवाला में 5-7 ऐसे किसान थे जिनके पास 350 से 400 बीघे के बीच में जमीन थी जी। आज उनके पास 3-3, 4-4 बीघे जमीन रह गई है जी। लगभग सारी जमीन भूमाफिया बेच चुके हैं। एक कारण ये रहा। दूसरा, बारिश के ऊपर डिपेंड रहना। नहरें थी, नहरें का पानी बंद कर दिया गया। नहरें जैसे ही जमीनें बिकी, नहरें बंद हो गई। आज वो पानी पीने के लिए कम हो रहा है, पीने के पानी की मारामारी हो रही है। मेन था बासमती चावल यहाँ का, जो कि दुनिया के अंदर मशहूर था। वो बासमती चावल की जमीन सिमट के थोड़ी सी रह गई है, जो नदी के किनारे पे है, लेकिन वो बासमती उसमें आज नहीं होती, जो देहरादून की मशहूर बासमती थी। आज उस बासमती की जगह बिजनौर साइड का नगीना, बिजनौर, धामपुर और तराई का क्षेत्र जो है रुद्रपुर, वहां से बासमती चावल आता है देहरादून। और वो देहरादून के बैगों में पैक होके नाम देहरादून का रह गया है। बासमती चावल यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई नहीं करता है बिल्कुल भी। अच्छा, इसका मतलब हम दिल्ली जैसे शहरों में जो इतना महंगा बासमती चावल खरीदते हैं, वो देहरादून का बासमती चावल बहुत कम है या है ही नहीं? है ही नहीं, आज के समय में अगर कहें तो है ही नहीं, बिल्कुल लोगों ने बंद कर दिया है। जो चावल आप दिल्ली में ले रहे हैं, मद्रास में ले रहे हैं, बॉम्बे में ले रहे हैं, देहरादून का बासमती मान के वो देहरादून का नहीं है। वो जो है रुद्रपुर का है
या बिजनौर साइड का है, जो वहां से बैग के बैग आते हैं, यहाँ बैग पलटी होके दूसरे बैग में पैक होकर के आपके पास पहुंचता है। ओके, अच्छा, ये जलवायु परिवर्तन या जानवरों का प्रकोप कब से शुरू हुआ? क्योंकि आप 1970 से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। 68 से 68 से लेकर के 68 से, तो 68 से लेकर के अब कब प्रकोप इसका शुरू हुआ? 98 के आसपास ये शुरू हुआ था जी। उसके बाद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जो आवारा पशु जानवर है, सुअर है, उसको मार नहीं सकते, क्योंकि खेतों में आगे जितना नुकसान कर रहे हैं, तार बाड़ आप कर दो, उनको बंदरों को नहीं रोक सकते, बंदर तार बाड़ क्रॉस करके आ जाते हैं। और अब तो रही सही जो थी भी, अभी हम ही हिमाचल से आए थे, हमारे 4 परिवार थे, हमारे पास 65-70 बीघे जमीन है जी। वही जमीन बची हुई है। 1-2 परिवार और है जिनके पास जमीनें हैं, नहीं तो लोग अपनी जमीनें बेच करके और खत्म कर चुके हैं, अब जमीनें नहीं रही। मतलब जहां पर पहले बासमती चावल पैदा होता था, आज वहां कंक्रीट के जंगल पैदा हो रहे हैं। जंगल पैदा हो रहे हैं, आप देख रहे हो चारों तरफ झाड़ है, कंक्रीट के मकान, लोगों के चारों तरफ कंक्रीट बन चुका है, शहर बन गया है। तो जमीनें तो खत्म है। कारण क्या? जमीन का रेट का बहुत महंगा होना, या फिर जिसकी जमीन है उससे उसको उतना पैसा भी नहीं मिल पाना, कमा भी नहीं पाना? नहीं, जमीन वाले को जिसकी जमीन थी उसको तो इतना नहीं मिला। जो बड़े बड़े डीलर भूमाफिया आए हैं, उन्होंने ही किसानों से सस्ते में लेकर के और 4 गुना 5 गुना रेटों के ऊपर जमीन बेची जा रही है। अच्छा, अगर हम 80 की बात करें या मतलब आज से 30-40 साल पहले की बात करें, तो आपके पूरे परिवार का खर्चा, जैसे आपने कहा कि 4 परिवार है, 4 परिवारों का खर्चा केवल और केवल खेती से चलता था? खेती से चलता था, खेती का बेच करके, और ज्यादा जमीनें भी खरीदी है हमने यहाँ पे, खेती से अनाज बेच के जमीनें भी खरीदी है। बहुत अच्छी खेती थी। और आज आप खेती से कितना कमा लेते हैं? आज हमने खेती बंद कर दी है पशुओं की वजह से, आवारा जानवरों की वजह से। जो है बस जमीन में पशुओं का चारा बो देते हैं, या जो आसपास है उनको बोने के लिए दे दिया है कि आप कम से कम जमीन तो बरकरार रहेगी। अच्छा, उसको बंजर तो नहीं बनेगी। अब आने वाले समय में, आप आज से आने वाले 10 साल के बाद आपको क्या लगता है कि इस एरिया का क्या होगा? इस एरिया का दिल्ली जैसा कंक्रीट में बदला हुआ एरिया होगा। अच्छा, और खेती तो खत्म हो गई है। तो फिर यहाँ पर लोगों की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, मजदूरी करेंगे। जिन्होंने जमीनें बेच दी, आगे उनके बच्चे क्या करेंगे? कोई साधन उनके पास नहीं है, नौकरियां उनके पास नहीं है। लास्ट यही होगा कि मजदूरी करेंगे। इसका मतलब जो किसान हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बासमती चावल पैदा करता था, अब वो सड़क पे आ गया है, मजदूरी करने के लिए मजबूर होने जा रहा है। बिल्कुल। और कुछ एक लोग हैं जिन्होंने पैसा, नौकरियां करके कुछ घर वर बना लिए तो बना लिए, अदरवाइज, या जिन्होंने कुछ पैसा बचाया तो वो बचाया, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं। जिन्होंने जमीनें बेची है वो लगभग उस पैसे को कहीं गाड़ी ले ली, कहीं मकान बना दिया, वो बर्बाद कर चुके हैं। रेट इतने उस टाइम थे नहीं, तो लोगों के पास आज कुछ नहीं है। आज लोग जो है तो मजबूर है। सर, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया, आप ना, क्योंकि देखो, इसका बदलाव करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो गवर्नमेंट का रोल है। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट कहाँ फेल हुई है, या गवर्नमेंट कहाँ क्या करना चाहिए कि कम से कम जितनी जमीन बची है, या जितना हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम बचा, उसको हम बचा सके? देखो, जितने भी जमीनों के लिए हम कह सकते हैं, भूमाफिया भी जिम्मेवार है, किसान भी जिम्मेवार है जिन्होंने बेची है, लेकिन इसमें भी सच्चाई है कि यहाँ पे लगभग जितनी जमीनें आज से 15 साल 20 साल पहले बिकी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो यहाँ के लोकल लीडर थे, उन्होंने खुद प्रॉपर्टी खरीद के भूमाफियों के साथ मिल करके ये काम करा है। हाँ, मतलब आपको कहना कि लोकल नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको कंक्रीट के जंगल बनाने में मदद की है। अब गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवीन करके इस चीज को रोक सकती है, या कुछ बचा सकती है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए? अभी सुनने में आया है कि उत्तराखंड सरकार भू कानून ला रही है जी, जो हिमाचल में लागू है। अगर वो अब भी लागू हो जाता है, तो काफी लोगों को एक राहत मिलेगी। जिनके पास जमीनें बची हुई है, वो बिकने से बच जाएगी। जैसे हम पहाड़ों का देखते हैं, पहाड़ों में इतना पलायन हो रहा है जी, कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं खाली भाव की नहीं कह रहा, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर विकास नगर जी, धान के मामले में, क्योंकि जमुना जी की नहरें हैं, धान के मामले में इतना जबरदस्त था। लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट चक्रौता जो है,
ये ब्लॉक चक्रोता जी जो है, वो यहाँ पे ऊपर की आबादी जितनी भी है वो सारी आकर के विकास नगर में जमीनें बिक चुकी है। हाँ। इतनी फसलें होती थी उसमें, तो आज भी लगभग जो हमारा पंजाब का या उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का धान लगाने का जो एवरेज है, उसको वो एरिया पूरा टक्कर दे रहा है। लेकिन सरकारों की अनदेखी, कोई वो ना करना, ऊपर पहाड़ों के लिए कुछ सुविधाओं की कमी होगी, जिसकी वजह से लोग पलायन करके आज खेती वाली जमीन को बंजर बना रहे हैं, तो कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो यहाँ के हालात हुए हैं उसके लिए केवल जंगली जानवर, किसान, वातावरण ही दोषी नहीं है, पर यहाँ पर उसके लिए दोषी जो बड़े हैं वो काफी हद तक लोकल नेता और सरकार की गलत नीतियां। जी, बहुत हमारे नेताओं का भी इसमें योगदान रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय खुद कई एक नेताओं के ऐसे नाम आए हैं जिन्होंने यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे नौगांव और भाववाले के बीच में जमीन थी, जिसमें खुद यहाँ के नेताओं का नाम आया है। सहसपुर ब्लॉक है हमारा, वहाँ पे आज भी कांग्रेस के हरक सिंह रावत जैसे नेताओं की जमीनें हैं जो उन्होंने उस टाइम वो करी। अच्छा, खरीद करके फिर आगे भूमाफियों के साथ मिलकर के वो कर दिया। जी, चलिए आपने हमें बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जी, नमस्ते।